आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इतिवृत्त की रचना क्यों करवाई जाती थी। इतिवृत्त तो मैंने पहले बता ही दिया था अपनी पिछली वीडियो में कि इतिवृत्त क्या होता है, जो कि वह कालक्रम होता है जो कि उस राजा या शासन का, मतलब मान लो कोई भी राजा है या शासन है तो उसका शासन जो लगातार चला आता है तो उसको हम इतिवृत्त कहते हैं, कालक्रम अनुसार। ठीक है, तो अब इतिवृत्त की रचना क्यों करवाई जाती थी, उसका जो पहला कारण है, आपने शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देना। कोई राजा महाराजा हो गया, अपनी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देना चाहता है कि हमारा शासन कैसा भी था, हमारा राज्य कैसा रहा, तो यह पहला कारण हो गया कि अपनी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना व जानकारी देना, इतिवृत्त जो कि उसकी रचना करवाई जाती थी। दूसरा कारण है भावी पीढ़ी के लिए शासन का विवरण उपलब्ध कराना। अब भावी पीढ़ी क्या है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमारे साम्राज्य के बारे में पता चले, हमारे राज्य के बारे में पता चले कि कैसे इन्होंने अपने राज्य में विस्तार किया और उसको समझाया। तो इस प्रकार से जो कि वहाँ की जो कि इतिवृत्त की रचना करवाई जाती थी राजाओं द्वारा। ठीक है, तो अब जो हमारा जो कि तीसरा कारण रहने वाला है, मुगल दरबार की जानकारी देना। तो मुगल दरबार की जानकारी देना कि अपने राज्य में क्या हो रहा है, कैसा हमारा दरबार है, उसके बारे में जानकारी देना, जो कि मुगल दरबार की जानकारी देना जो कि इतिवृत्त की रचनाएं करवाई जाती राजा द्वारा। ठीक है, चौथा कारण है शासक का परिवार। अब शासक का परिवार मतलब राजाओं का परिवार, कैसे वहाँ के राजा रहते थे, कैसा उनका परिवार चलता था, तो उस सब के बारे में जानकारी देना, जानकारी प्राप्त करना, आने वाली पीढ़ी को जानकारी प्राप्त हो, तो वह सब जो कि इतिवृत्त की रचनाओं में करवाया जाता था। इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी वेद की रचना करवाना कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी काफ़ी कुछ सीखने को मिली। पांचवा कारण है युद्ध और प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देना। अब जो कि राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय, कैसे अपनी नौसेना बनाते थे, कैसे युद्ध करते थे, कैसा अपना प्रशासन चलाते थे, उन सब की जानकारी देना जो कि आने वाली पीढ़ी को समझ सके वे कि कैसे शासन चलाते हैं, युद्ध प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कैसे हुई, तो वह सब जो कि इतिवृत्त में लिखा हुआ है। और इतिवृत्त की रचनाएं इसीलिए महत्वपूर्ण उस समय करवाई जाती थी और राजा करवाते थे। अगला जो टॉपिक है, तुर्की से फारसी की ओर। अब तुर्की क्या है, एक प्रकार की जो कि भाषा है जो कि उस समय मुगल दरबार में बोली जाती थी, और उस समय की मतलब मुगल साम्राज्य की जो कि तुर्की भाषा ही सबसे अच्छी भाषा हुआ करती थी उस समय। लेकिन बाद में अकबर ने क्या किया, तुर्की भाषा को हटा करके उस बाद में फारसी भाषा को अपनाया, क्योंकि पहले उनके साम्राज्य में तुर्की भाषा काफ़ी प्रभावित थे और तुर्की भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने यह भाषा को छोड़कर फारसी भाषा में इसको फारसी भाषा में अपना लिया। तो तुर्की से फारसी की ओर कैसे ये आकर्षित हुए वो सब हम देखेंगे। तो तुर्की से फारसी की ओर जो कि उनकी भाषा प्रभावित हुई, तो अकबर ने सोच समझ के फारसी को दरबार की जो मुख्य भाषा अपनाया, क्योंकि पहले जो कि इनके दरबार में तुर्की भाषा ही चलती थी, लेकिन बाद में सोच समझ कर इन्होंने फारसी भाषा जो कि अपनाई थी। कैसे, तो इसके जो प्रमुख कारण है, पहला कारण जो कि अकबर ने सोच समझ कर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। तो अकबर ने सोच समझ कर, काफ़ी समझ से सोच समझ कर अपनी दरबारी भाषा जो कि फारसी को बनाया। ठीक है, दूसरा कारण है मुगल दरबार में पद पाने को इच्छुक ईरानी और मध्य एशिया प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाने के लिए प्रेरित किया। अब मुगल दरबार में पद पाने को इच्छुक ईरानी और मध्य एशिया प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाने के लिए काफ़ी प्रेरित किया। मतलब जो भी ये भाषा अपनाएगा तो उच्च पद पर जो कि प्रतिष्ठापित होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने फारसी भाषा अपनाई थी। ठीक है, तो अब इसका तीसरा कारण है फारसी भाषा अपनाने का, जो कि जिनकी भी फारसी भाषा पर अच्छी पकड़ थी उनको ऊंचे पद प्रदान किए जाते थे। मतलब जिनकी भी फारसी भाषा में अच्छी पकड़ थी तो उनको ऊंचे स्थान प्रदान किए जाते थे। उसी प्रकार से चौथा कारण बाबरनामा का भी तुर्की में फारसी में अनुवाद करवाया गया था। क्या था कि जो अकबर द्वारा फारसी भाषा अपनाई गई थी, तो जिनमें जो कि फारसी भाषा पर अच्छी पकड़ होती थी तो उनको उच्च पद स्थान प्राप्त किया जाता था। और बाबरनामा का भी जो कि तुर्की फारसी में अनुवाद किया जाता, जो कि बाबरनामा था ना, जो कि तुर्की भाषा में था, लेकिन बाद में इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। उसी प्रकार से जो पांचवा कारण है, महाभारत जो कि पहले से रजबनामा के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको बाद में फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसकी रामायण को भी फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। मतलब तुर्की से फारसी की ओर जो कि अकबर और मुगल साम्राज्य काफ़ी प्रेरित था कि पहले ये तुर्की भाषा, पहले इनकी जो भाषा थी ना मुगल साम्राज्य की, अकबर की,
तो पहले तुर्की भाषा थी, लेकिन बाद में इन्होंने सोच समझकर फारसी भाषा को अपनाया। इसकी जो प्रमुख कारण है कि अकबर ने सोच समझ के फारसी भाषा को दरबार की मुख्य भाषा बनाया, और मुगल दरबार में पद को इच्छुक ईरानी और मध्य एशिया प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाने के लिए काफ़ी प्रेरित किया था। कुछ ऐसे मुगल जो कि प्रवासी आए थे जिन्होंने ये प्रेरित किया था कि मुगल जो कि फारसी भाषा अपनाओ, और जिनकी भी मतलब जो भी फारसी भाषा अपनाता था तो उसकी उच्च पद स्थान पर अच्छी पकड़ होती थी। ठीक है, फिर बाबरनामा है जो कि फारसी भाषा में बाबरनामा का भी अनुवाद किया गया था। महाभारत जो कि रजबनामा कथा है, इसको भी फारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया था। तो इस प्रकार से जो कि अकबर तथा मुगल दरबार में जो भी राजा रहते थे तो उनकी भाषा तुर्की थी, लेकिन बाद में उन्होंने फारसी भाषा अपना ली और अपने साम्राज्य में इस भाषा का जो कि प्रमुख अनुमोदन किया। तो पांडुलिपि की रचना कैसे हुई थी? तो पांडुलिपि क्या होती है, इसकी रचना कैसे हुई थी? तो पांडुलिपि का मतलब होता है हस्तलिखित, जो हाथों से लिखी जाती है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। मतलब हाथों द्वारा जो भी कुछ भी कार्य करें या कुछ लिखें तो उसको हम हस्तलिखित या पांडुलिपि भी कहते हैं। तो हाथों से लिखी गई जो भी पांडुलिपि होती है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, वह हस्तलिखित दस्तावेज हो गया, कुछ भी मान लो तो उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, अब पांडुलिपि जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हाथ कोई ताम्रपत्र था तो उस पर कुछ विद्वान जो कि हाथ से लिखा करती थी, तो वही जो कि पांडुलिपि हो जाती हैं, तो उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, अब पांडुलिपि क्यों लिखी जाती थी? तो एक शाही किताब खाना होता था। अब क्या होता था कि हस्तलिखित जो कि लिपि होती थी जिसको हम पांडुलिपि कहते हैं, हाथों से लिखी जाती थी, और एक शाही किताब खाना होता था, तो जिसमें कि कई सारे विद्वान मिल करके उस पांडुलिपियों को लिखा करते थे। उस समय के राजाओं के बारे में बताया करते थे, क्योंकि उस समय के जो राजा हुआ करते थे जैसे कि अकबर को मान लो, तो वह जो कि अपनी पांडुलिपियाँ लिखाते थे, अपनी विजयों के बारे में, राज्यों के बारे में, साम्राज्य के बारे में लिखवा करते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि पांडुलिपियों को तैयार करने की जो प्रमुख लोग इसमें भाग लेते थे। अब पांडुलिपि तैयार करते थे तो इसमें प्रमुख लोग भाग लेते थे कि जैसे कि, तो इसमें लिखवाने के लिए कई सारे लोग भाग लेते थे। पहला तो जो कागज़ बनाने वाले लोग जो कागज़ बना लेते हैं, तो यह भी जो कि पांडुलिपियों में लिखने के लिए इसमें भाग लिया करते थे। अब कागज़ बनाने वाले लोग तो हो गए, फिर इसमें सुलेखक, अब जो अच्छे से लिख सकता था तो इसमें सुलेखक भी जो कि व्यक्ति हुआ करते थे उसमें भाग लेते थे, जो लिख सकते थे अच्छे से। फिर तीसरा है चित्रकार, जो अच्छे से चित्रकारी कर सके, तो वह भी इसमें भाग लिया करते थे पांडुलिपियों तैयार करने के लिए। ठीक है, कोप्तगर, अब जो कि कागज़ बनाने वाला व्यक्ति हो गया तो कागज़ बना देगा। अब सुलेखक तो उस कागज़ के पन्नों पर लिख देगा, और चित्रकार जो कि उसको चित्र धारण कर देगा उस पन्नों पर, और कोप्ता जो कि एक किताब की तरह पूरी पांडुलिपि को तैयार कर देगा। तो जो चार जो कि मेन व्यक्ति हुआ करते थे जो कि पांडुलिपियों तैयार करने के लिए प्रक्रिया को अनेक लोग इसमें भाग लेते थे, जैसे कोई चार लोग हुआ करते थे मैन जो कि पांडुलिपियाँ तैयार करने की प्रक्रिया में भाग लेते थे, और इस प्रकार से जो कि पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी और जो कि अस्तित्व में लाई जाती थी। तो राजा महाराजाओं के द्वारा इस प्रकार से जो कि पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी अपने साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब बात करें पांडुलिपियों में चित्रों का महत्व क्या था। अब जैसे पांडुलिपि तो लिख गए, लेकिन उसमें चित्र लग जाए तो उसका महत्व कैसे बढ़ जाता है, उसका महत्व क्या होता है? तो पहला पॉइंट है पृष्ठ की सौंदर्य में वृद्धि। अब कोई पांडुलिपियाँ लिखी, मान लो कोई कहानी लिखी, अगर उसमें चित्र लग जाए तो उसकी सौंदर्यता बढ़ जाती है। अब उसकी सौंदर्यता बढ़ जाती है तो उसमें कुछ अलग ही मनोरंजन देखने को मिलता है। जैसे कि कोई कहानी पढ़े तो उसमें चित्र द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं उस चीज़ को, तो इसलिए उसमें चित्रों का प्रदान होता है। दूसरा है एक चित्र बहुत सारे शब्दों को व्यक्त कर सकती है। अब एक चित्र कई सारे शब्दों को व्यक्त कर सकती है। अगर कोई पूरी कहानी लिख दी जाए तो उस पढ़ने में टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर कोई चित्र द्वारा उस कहानी को समझाया जाए तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ सकता है। इसीलिए उस समय चित्रों का काफ़ी महत्व था, और जो कि पांडुलिपियों में भी चित्रों का काफ़ी महत्व था, पांडुलिपियों में चित्र लगाए जाते थे। तीसरा है अनपढ़ व्यक्ति भी इसको समझ सकता था। अब अनपढ़ व्यक्ति, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उस ग्रंथों को कैसे समझे, पांडुलिपियों को कैसे समझे, उस समय के बारे में कैसे पता करे? तो उन चित्रों को देखकर भी अनपढ़ व्यक्ति भी उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता था और उस पांडुलिपियों को भी पढ़ सकता था। चौथा है अब्दुल फजल ने चित्रकला को जादुई कला का नाम भी दिया है, जिसके माध्यम से निर्जीव वस्तु में भी जीवन डाला जा सकता है।
अब अब्दुल फजल है जो कि कहते हैं कि चित्रकला एक जादुई कला है जिसके माध्यम से कोई निर्जीव वस्तु है तो उसमें भी जीवन डाला जा सकता है। मान लो कोई निर्जीव वस्तु है, अगर चित्र द्वारा उसे दर्शाया जाए तो बिल्कुल जीवित प्राणी की तरह लगेगी। मतलब कोई भी कहानी है अगर उसमें चित्र दर्शा दिया जाए तो उसके बारे में पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी और पूरी कहानी टाइप का पूरा आ जाएगा। तो यह जो कि चित्र एक जो कि जादुई कला हो गई उस समय के बारे में। तो अब्दुल फजल कहते हैं कि चित्रकला एक जो कि एक जादुई कला है जो कि निजी वस्तुओं को भी जीवित कर सकती है और जीवन उसमें डाल सकती है। अब मुगल बादशाह और उलमा के बीच चित्रकला को लेकर हमेशा तनाव बना रहता था। अब मुगल बादशाह है जो कि उसको उलमा के बीच लेकर चित्रकला को काफ़ी जो कि तनाव बना रहता था। अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा क्या है, जो कि अकबरनामा क्या है, तो इसको अबुल फजल ने लिखा था। तो इसके लेखक जो कि अबुल फजल हैं, जो कि अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था और काफ़ी कुछ बताया भी था अकबर के बारे में। तो इन्होंने अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे जैसे कि अरबी, फारसी और उर्दू। जो कि अकबर हुआ अब मतलब अबुल फजल हुआ करते थे, अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे जैसे कि अरबी, फारसी, उर्दू, इन्हें कई सारी भाषाओं का ज्ञान हुआ करता था, जिन्होंने कि अकबरनामा ही ग्रंथ लिखा था, अकबर के बारे में जानकारी दी थी। अब उलमा के विचारों का विरोध करते थे। अब उलमा एक प्रकार का कानून मान लो हो सकता है, लेकिन उलमा के विचारों का विरोध करते थे। उन्हें उनके विचार बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। किसको? अबुल फजल को, जिन्होंने अकबरनामा ग्रंथ लिखा था। तो उलमा के विचारों का भी ये काफ़ी विरोध करते थे। अकबर ने दरबारी लेखक के रूप में भी नियुक्ति किया। फिर अकबर ने क्या किया, अबुल फजल को अपने दरबार के रूप में नियुक्त कर दिया, इसीलिए उन्होंने अकबरनामा एक ग्रंथ लिखा था। अब 1589 से 1601 तक जो कि वीर सिंह बुंदेला द्वारा हत्या की गई थी, जो कि 1589 से 1601 वीर सिंह बुंदेला द्वारा की हत्या कर दी गई थी। ठीक है। फिर क्या है कि अकबरनामा की जो 3 जिल्द हुआ करती थी वह क्या हुआ करती थी कि अकबर द्वारा जो कि 3 जिल्द हुआ करती थी, जो कि पहला जो कि 30 वर्ष हो गया, पहला जो कि 30 वर्ष और अकबर के शासन के 46 वर्ष तक खत्म। तीसरा जो कि INA अकबरी, जो कि अकबर के जो 3 जिल्द थे जो कि 30 वर्ष, और फिर दूसरा जो कि अकबर के शासन के 46 वर्ष तक ख़त्म, और फिर INA अकबरी मुग़ल ग्रामीण समाज की जानकारी। तो IN अकबरी में जो कि मुग़ल समाज में जो भी ग्रामीण समाज था उन सब के बारे में जानकारी दी थी अकबरनामा ने अपने 3 जिल्दों में। ठीक है। तो इनकी 3 जिल्द हो गई। अब बादशाहनामा की विशेषता क्या है, तो बादशाहनामा क्या है, इसके लेखक जो कि अबुल हमीद लाहौरी थे। बादशाहनामा की विशेषता में बताएं तो इनके लेखक जो कि अब्दुल हमीद लाहौरी थे और अब्दुल फजल का शिष्य भी था। अब अब्दुल फजल का शिष्य कौन था? अब्दुल हमीद लाहौर। ठीक है। इसके भी 3 जिल्द थे। प्रत्येक जिल्द शाहजहाँ के शासनकाल की 10 चंद वर्ष की जानकारी देता है। अब जो कि इनकी भी 3 जिल्द थी और प्रत्येक जिल्द जो कि शाहजहाँ के शासनकाल की 10 चंद वर्षों की जानकारी जो कि हमें देता है। कौन? जो कि अब्दुल फजल के जो शिष्य थे। ठीक है, अब्दुल हमीद। ठीक है। अब जो बादशाहनामा था ना, तो बादशाहनामा की जो रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी और जो कि इनके भी 3 ही प्रकार के जिल्द थे और जिल्द जो कि शाहजहाँ के शासनकाल की 10 चंद वर्ष की जो कि हमें जानकारी दी थी। तो और इसके तीसरे जिल्द को इतिहासकार वारिस ने लिखा था। इसके तीसरे जिल्द को इतिहासकार वारिस ने लिखा था। अब सुलह कुल की नीति क्या थी? अब सुलह कुल की नीति की बात करें तो सुलह कुल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ पूर्ण शांति। सुलह एक कुल की नीति का मतलब होता है पूर्ण शांति, मतलब एकदम पूरी शांति हो, कोई युद्ध ना हो, मतलब पूरी तरह से एक प्रकार से शांति, जो कि एक प्रकार की नीति उस समय अपनाई जाती थी, जिसे हम सुलह एक कुल की नीति कहते थे। ठीक है। दूसरा कारण, इस नीति के माध्यम से सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई थी। अब जो नीति अपनाई गई थी सुलह एक कुल की नीति, इसके अंतर्गत सब कुछ शांति, संपूर्ण शांति होती थी और इस नीति के माध्यम से सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी होती थी, सबको आज़ादी होती थी और किसी को भी कोई रोक टोक नहीं होती थी। बादशाह लोगों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। बादशाह क्या होता था? सबके प्रति मध्यस्थता की भूमिका निभाता था, सबके साथ समान व्यवहार करता था। चौथा कारण, लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वह आपस में लड़ेंगे नहीं और शांति को बनाकर रहेंगे।
तो लोगों से भी उम्मीद की जाती थी कि आपस में लड़े नहीं, सामान बनाकर रखें, साथ साथ चले। और पांचवा कारण, अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा करता था और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा की और 1564 तक जजिया भी कर समाप्त कर दिया था। 16 कुल नीति के अंतर्गत यह एक पूर्व प्रकार की शांति थी और इस नीति के माध्यम से सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई थी। बादशाह लोगों के प्रति जो कि माध्यता से भूमिका निभाता था, सबके साथ समान व्यवहार करता था। लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वह भी आपस में नहीं लड़े, मिलजुल कर रहे और शांति बनाए रखें। अकबर ने जो कि 1563 में तीर्थ यात्रा की और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया और इस प्रकार से जो कि 16 कुल की नीति अपनाई पूरे भारत